हाय एवरीवन, अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। 2025 में आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम आई एम ब्रिंगिंग अ न्यू कोर्स फॉर पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो अभी आने वाले समय में आपको बहुत सारी वीडियोस जो हैं PSIR ऑप्शनल की यहाँ पर मिलेंगी। एट द सेम टाइम अगर मुझे समय मिलता रहेगा तो आई विल बी ऑल्सो अपडेटिंग करंट अफेयर्स रिलेटेड टू PSIR। और जैसे ही ये कोर्स हमारा कंप्लीट होगा, आफ्टर दैट आई एम प्लानिंग टू ब्रिंग सम क्लासेस ऑन अदर सब्जेक्ट्स एज वेल। आई लेट यू नो इन फ्यूचर, बट फिलहाल के लिए हम यहाँ पर PSIR के साथ में शुरुआत करेंगे। So 2023 is when I moved from India to Canada, and after that मेरे लिए मुश्किल हो गया था कि मैं UPSC की जर्नी को कंटिन्यू करूं, एंड बिकॉज आई वॉज डूइंग माई हायर स्टडीज़ वो फाइनली इस साल अगस्त में फिनिश हुई लास्ट ईयर, एंड नाउ इट इज़ 2025, सो 2024 में फिनिश हुई। एंड उसके बाद थोड़ा सा टाइम मुझे लगा 4 महीने का to consolidate everything in my life, and finally now with this new year I'm starting a new course for you guys. So ये कोर्स हमारा बाइलिंगुअल में रहेगा। इनिशियली जो है हिंदी और इंग्लिश मिक्स में मैं यहाँ पर रिकॉर्ड करके डालूँगी। आने वाले समय में आई ट्राई कि इंग्लिश मीडियम में भी डाला जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको हिंदी समझ में नहीं आती है, बट दे वांट अ क्वालिटी कंटेंट इन PSIR ऑप्शनल, एज आई यूज़ टू टीच इन इंग्लिश ऑल्सो। सो उसका मैं बाद में बात करूँगी। फ़िलहाल के लिए हम इस कोर्स के साथ में यहाँ पर शुरुआत करेंगे। होने क्या वाला है यहाँ पर, दिस इज़ द इंट्रोडक्टरी सेशन। प्लान फ़िलहाल का मेरा यही है कि इस कोर्स में मैं आपके डेली लेक्चर्स अपलोड करूँगी, यानी 1 से 2 लेक्चर्स यहाँ पर अपलोड होंगे ऑन अ डेली बेसिस। एंड लेक्चर की लेंथ डिपेंड करेगी कि 30 मिनट्स का है कि 45 मिनट्स का है। एंड मैं इन लेक्चर्स की आपके लिए प्लेलिस्ट भी बना दूंगी। जैसे फॉर एग्जांपल हम पहले PSIR में वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के साथ में शुरुआत करेंगे, तो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की एक प्लेलिस्ट होगी। जब भी ये फिनिश होगी आप पूरा वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट इस प्लेलिस्ट से रिवाइज कर पाएंगे, एंड देन आफ्टर दैट विल स्टार्ट विद आइडियोलॉजीज एंड एवरीथिंग एल्स। रही बात नोट्स की, तो नोट्स कैसे आपको मिलेंगे उस बारे में भी बात होगी। इन दी अपकमिंग टाइम आई एम प्लानिंग टू लॉन्च माई वेबसाइट, जहाँ से आप ये नोट्स जो हैं डाउनलोड कर पाएंगे। तो आपको फुल फ्लेजेड बुक्स जो हैं जो मैंने रिसेंटली पब्लिश की हैं वो भी आप एक्सेस कर पाएंगे। वैसे मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि यही बुक्स ही में सारा कंटेंट है, सारे नोट्स यहीं से आप फॉलो कर सकते हैं, और इसको फॉलो करके आप अपने हैंड रिटन नोट्स बना सकते हैं। इसके बाहर आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड मैंने अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया, इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम, आदत नहीं है। आई एम श्योर आप लोगों को पता होगा, माय नेम इज़ आशना, यू कैन ऑल्सो कॉल मी रचना, दैट्स माई ऑफिशियल नेम। एंड सो नाउ आफ्टर मैरिज आई एम रचना शुक्ला। सो आपको जो सूट करे आप वो बोल सकते हैं। आई नो अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर हैबिचुअल ऑफ आशना मैम, सो आई एम टोटली कंफर्टेबल विद बोथ द नेम्स। एनीवेज, तो हम यहाँ पर शुरुआत करेंगे हमारे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के साथ में, और इसी यूट्यूब चैनल पे मेरा प्लान है आपके साथ में फुल कोर्स लॉन्च करने का, यानी कि कोई भी यहाँ पर पेड एलिमेंट इसका पार्ट नहीं है। मुझे पता है कि देर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो मुझे रीच आउट करते हैं ऑन माई टेलीग्राम, ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो, एंड दे हैव लेट मी नो अबाउट दिस कि किस तरीके से जो है बहुत सारे बच्चों ने कोर्स जो है लेटेस्ट वाला ढूंढने की कोशिश की। टेलीग्राम चैनल्स पे उनको फिर पेड कोर्सेज मिले मेरे, जो कि मैं रन नहीं कर रही हूँ, मैं एंडोर्स नहीं कर रही हूँ बिल्कुल भी। उसकी क्वालिटी का मुझे नहीं पता है क्या मिसिंग है क्या नहीं है, बट आई कैन अश्योर यू, क्योंकि ये लेटेस्ट कोर्स है आपका 2025 का, सो दिस इज़ द ओनली सोर्स जहाँ पर आप फॉलो कर सकते हैं। आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। एंड बेस्ट थिंग अबाउट दिस कोर्स इज़ कि एक प्लेलिस्ट यहाँ पर आपकी पूरी PSIR की बनेगी। अलॉन्ग विद दैट जो भी करंट अफेयर्स रिलेटेड अपडेट होता है, चाहे वो आपका इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड हो या आपका पॉलिटी सेक्शन से रिलेटेड हो, जो भी हमारे ऑप्शनल में काम आता है, यानी जिसमें एक्सपर्ट ओपिनियन हमें बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं नोट डाउन करने, वो भी आपकी सेपरेट प्लेलिस्ट में फॉर द ईयर 2025 आई विल बी शेयरिंग।
तो वो भी आपका अपडेट होता रहेगा, महीने में 3 से 4 वीडियोस। आई कीप ऑन अपडेटिंग रिगार्डिंग दैट एज वेल। बट फिलहाल के लिए हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे इस कोर्स को, एंड सो लेट्स स्टार्ट विद इट गाइस। सो हम शुरुआत करते हैं हमारे इंट्रोडक्शन से। देखिए, सबसे पहले तो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट ही एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमें समझना है व्हाट इट इज़। सो दिस पर्टिकुलर वीडियो इज़ ऑल अबाउट कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की शुरुआत कहाँ से होती है, उसका ओरिजिन कहाँ से होता है। साथ ही साथ हम यहाँ पर आज के लेक्चर में समझने की कोशिश करेंगे एवोल्यूशन ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। तो यानी कि ये आपका पूरा फाउंडेशन से एसोसिएटेड है। आज का ये लेक्चर अगर आप देखते हैं तो आपकी फाउंडेशन बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगी और आपको आगे इस सब्जेक्ट को समझने में बहुत ही आसानी होगी। एंड इन सभी के साथ साथ कोशिश रहेगी मेरी कि फ्यूचर में हम एक टेस्ट सीरीज़ जो है वो भी रखें, जिसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस मैं डिस्कस करने वाली हूँ आपके साथ में, जो कि मुझे लगता है कि यूपीएससी के पेपर में आने की पॉसिबिलिटी रहती है। और उन क्वेश्चंस के साथ में उसकी डिमांड क्या है, आपको क्या क्या डिस्कस करना चाहिए, कौन से थिंकर्स या कौन सा क्रिटिसिज्म, ये सभी भी हम आने वाली एक सीरीज़ में डिस्कस करेंगे। लेकिन इतना सब कुछ करने से पहले बहुत ज़रूरी है कि कोर्स को फिनिश किया जाए। यानी कि जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं, जब तक हम वो नहीं समझेंगे तब तक हम टेस्ट सीरीज़ पे जंप नहीं कर सकते। जब तक वो नहीं समझेंगे तब तक हम करंट अफेयर्स पे भी नहीं जाएंगे। तो आई एम श्योर कि उस चीज़ के लिए आप रेडी हैं कि आपको उस पर्टिकुलर आइडिया के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। फ़िलहाल के लिए आपका पूरा फोकस होना चाहिए इन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स ऑफ द कोर्स, जो टॉपिक जो हैं आपके सिलेबस में दिए गए हैं। तो मैं यहाँ पर सिलेबस डिस्कस नहीं करूँगी। मुझे लगता है शायद मैं 1000 बार जो है PSIR का सिलेबस डिस्कस कर चुकी हूँ। लेकिन एक बात मैं आपको समझा दूँ कि जब भी पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन के लिए आप प्रिपेयर करते हैं तो आपकी फाउंडेशन वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से शुरू होती है। यानी कि जब आप अपना पेपर 1 सेक्शन A का यूपीएससी का सिलेबस देखेंगे तो ये टॉपिक आपका सबसे लास्ट आता है, टॉपिक नंबर 10। तो यूजुअली बच्चे क्या गलती करते हैं कि वो टॉपिक 1 से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, विच इज़ अ रॉन्ग अप्रोच। आपको क्या करना है, आपको वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के साथ में शुरू करना है। यहाँ से जब आप पूरा समझोगे बैकग्राउंड, उसके बाद जब आप नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स पे, नेक्स्ट टॉपिक्स पे जाओगे तो आपके लिए बहुत स्मूथ होगा उन चीज़ों को समझना। ठीक है, तो शुरुआत में लगेगा आपको कि हर चीज़ स्टोरी चल रही है, कॉन्सेप्ट्स हैं, कीवर्ड्स हैं, बहुत चीज़ें हैं। नोट्स कैसे बनाने हैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो आई विल बी ब्रिंगिंग फॉर यू गाइस। लेकिन मैं ये ही आपको रेकमेंड करूँगी कि जब भी आप नोट्स बनाएं, अपना हैंड रिटन नोट्स बनाएं, अपने हाथ से लिखे हुए जो नोट्स होंगे। और नोट्स ऐसे नहीं बनाने हैं कि आपने बहुत सारा कॉन्सेप्ट्स, बहुत सारी चीज़ें उसमें खिचड़ी पका दी। नो, आपके पास में कुछ इम्पॉर्टेंट बस की आइडियाज़ होने चाहिए, कुछ कीवर्ड्स होने चाहिए आपके नोट्स में जो आपको हेल्प कर सकें इन मेकिंग श्योर कि आप कनेक्ट कर पाएँ उस टॉपिक को, राइट। तो ये कैसे करना है इस बारे में भी हम बात करेंगे। बट फिलहाल के लिए लेट अस बिगिन विद वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। सो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में हमारा सबसे पहला टॉपिक जो हम स्टडी करते हैं, देखिए जिस तरीके से आप हिस्ट्री को डिवाइड करते हो, बिल्कुल वैसे ही हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट को भी डिवाइड करते हैं। हिस्ट्री कैसे डिवाइड होती है? हिस्ट्री हमारी होती है जिसमें हम पहले एंशंट हिस्ट्री पढ़ते हैं, फिर हम मिडीवियल हिस्ट्री पढ़ते हैं, फिर आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हो, फिर पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री पढ़ते हो। बिल्कुल वैसे ही हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट को भी डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे जो सिलेबस में आता है वो है एंशियंट वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। यानी कि एंशियंट टाइम में, अब एंशियंट टाइम का मतलब क्या होता है? अगर आप हिस्ट्री की टाइमलाइन को देखें तो आपको पता है कि यहाँ से 0 AD स्टार्ट होता है। 0 AD मतलब जब जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ। ठीक है, तो उससे पहले का जो टाइम पीरियड होता है उसको हम BCE यानी कि बिफोर क्राइस्ट एरा के नाम से बुलाते हैं। यानी कि अगर मैं कहूँ फॉर एग्जाम्पल 427 BCE, तो इसका मतलब है कि जीसस क्राइस्ट के पैदा होने के 427 साल पहले, ठीक है, यहाँ पर प्लेटो का जन्म हुआ।
ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। और उसके बाद की जो टाइमलाइन होती है वो एडी में चलती है। जैसे कि आज का अगर हम समय देखें तो 2025 आ चुका है। सो दिस इज 2025 एडी, राइट। तो ये चीज़ों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और इसीलिए जब भी एंशिएंट वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की बात की जाती है, यहाँ पर हम बात करते हैं बिफोर क्राइस्ट एरा की, यानी कि जीसस के जन्म के पहले का जो समय था, वहाँ पर क्या कोई थिंकर्स एग्जिस्ट कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे। और अगर थिंकर्स थे तो वहाँ का टाइम कैसा था, ज़माना कैसा था, लोगों की सोच कैसी थी, पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था, फिलॉसफी कैसी थी, उस समय के लोगों की वैल्यूज़ कैसी थी, बिलीफ सिस्टम क्या था, ये सभी समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। फिर उसके बाद जब जीसस क्राइस्ट का जन्म होता है, उसके कुछ साल के बाद जो है यहाँ पर शुरुआत होती है रिलीजन की। अब ऐसा नहीं है कि रिलीजन पहले नहीं था, पहले भी एग्जिस्ट कर रहा था, लेकिन अब पहली बार ऐसा होगा कि मेडिवियल एरा में, मेडिवियल एज में रिलीजन डोमिनेट करेगा। तो हम मेडिवियल वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट अगर देखेंगे तो इवेंचुअली आपको पता चलेगा कि यहाँ पर कोई पॉलिटिकल थॉट था ही नहीं, यानी कि थिंकर्स नहीं थे। उसका कारण ये है कि यहाँ पर रिलीजन डोमिनेट कर रहा था। अब रिलीजन डोमिनेट कर रहा था, इसका मतलब है कि सारी चीज़ें जो होगी समाज में वो धर्म के अकॉर्डिंग होगी, रिलीजन के अकॉर्डिंगली फॉलो की जाएंगी। उसके बाद एक समय ऐसा आता है जब रिलीजन का डाउनफॉल शुरू हो जाता है। ये वो समय है जब यूरोप में रिफॉर्मेशन की बात हो रही थी, जब यूरोप में जो है उस समय पे आप देखेंगे कि बहुत बदलाव आ रहे थे। तो ये चीज़ भी आपकी हिस्ट्री में आप पढ़ते हैं, ठीक है, किस तरीके से यूरोपियन हिस्ट्री में चेंजेस आते हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे आने वाले समय में। लेकिन यहाँ से फिर शुरुआत होती है मॉडर्न एरा की, और यहीं से मॉडर्न वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट आता है और मॉडर्न थिंकर्स आते हैं। तो अगर पर्टिकुलरली इस चीज़ को देखा जाए तो आपको यही समझना है कि शुरुआत में थिंकर्स एग्जिस्ट कर रहे थे, लेकिन सडनली जो है रिलीजन डोमिनेट करने लगा। फिर वापस से जब रिलीजन का डाउनफॉल हुआ तो दोबारा से थिंकर्स वापस आ गए। तो आपका सिलेबस इसीलिए देखोगे तो इसी तरीके से डिवाइड है। और फिर आज के समय की अगर हम बात करें तो वी हैव कंटेम्प्रेरी वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट ऑल्सो। अब कंटेम्प्रेरी को हम एज सच स्टडी नहीं करते हैं, इसको हम एक पोस्ट मॉडर्न एरा में बात करेंगे। सो दिस इज़ पोस्ट मॉडर्न एरा। पोस्ट मॉडर्न आइडियोलॉजी आपको देखने को मिलेगी, यानी आज के जो विचार होंगे वो बहुत अलग होंगे जो मॉडर्न टाइम्स के विचार थे। चीज़ें जो है इवॉल्व होती रहती हैं, चीज़ें चेंज होती रहती हैं, राइट। तो इसी ओरिजिन को हम डिटेल में समझते हैं और साथ ही साथ इसी एवोल्यूशन को आज इस लेक्चर में समझने की कोशिश करेंगे। तो यानी कि मैं इस पर्टिकुलर लेक्चर का टाइटल भी आपके लिए रखूंगी, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट ओरिजिन एंड एवोल्यूशन। अगर ये आपने अच्छे से समझ लिया तो अब आपका जो आगे हम थिंकर्स पढ़ेंगे उसका फाउंडेशन बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। सो लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट ऑफ ऑल ओरिजिन ऑफ इट, ठीक है। तो ओरिजिन में सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि जब जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ उससे पहले का समय कैसा था, वो हमारा वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का ओरिजिन शुरुआत होती है। तो जब भी मैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की बात करूं, ओरिजिन की बात करूं, आपको याद रखना है ग्रीस और इटली को। आपका ऑटोमेटिकली आपके माइंड में जो एक पिक्चर बन जानी चाहिए कि एंशियंट टाइम में ग्रीस, इटली, रोम, ये जो जगह है यहाँ से शुरुआत हुई है थिंकिंग की। देखिए एक चीज़ होती है थिंकिंग। थिंकिंग का मतलब होता है जब आप हर चीज़ को सोचते हो, कोई डिसीजन जब आप लेते हो तो सोच समझ के लेते हो। और थिंकिंग से जुड़ी हुई है रीज़न। रीज़न का मतलब क्या होता है? रीज़न का मतलब होता है लॉजिक। जब आप सोच समझ करके लॉजिक लगा करके अपना डिसीजन लेते हो तो उसको कहते हैं रीज़न या थिंकिंग। ये आपस में कनेक्टेड है मतलब। तो अगर रीज़न होगा तो थिंकिंग होगी, थिंकिंग होगी तो थिंकर्स भी होंगे। अब ऐसा मान लेते हैं कि आप एक बहुत ही लॉजिकल आदमी हो, आप हर चीज़ के पीछे का रीज़न ढूंढते हो, लॉजिक ढूंढते हो और लॉजिक के बेसिस पे अपनी ज़िंदगी में डिसीजन लेते हो। इसका मतलब है कि आप क्या कर रहे हो? आप सोच रहे हो, आप थिंकिंग कर रहे हो।
तो जितना आप सोचोगे और लॉजिक लगा करके अपनी बात रखोगे, उतना ही ज़्यादा हम आपको थिंकर भी बोल सकते हैं, राइट। और इन्हीं थिंकर्स में अगर आप ज़्यादातर पॉलिटिक्स पे सोचो तो आप पॉलिटिकल थिंकर बन गए, सिंपल सी बात है, राइट। अब आप समाज के बारे में सोचोगे तो आप सोशल थिंकर बन गए, बिल्कुल वैसा ही है हिसाब। तो यानी कि जहाँ जहाँ आपको रीज़न दिखेगा वहाँ वहाँ आपको थिंकर्स भी मिलेंगे। और यही कारण है कि एंशियंट टाइम्स में, एंशियंट ग्रीस, एंशियंट रोम में जो है आपको रीज़न दिखेगा। वहाँ के जो लोग थे वो लॉजिक के बेसिस पे ही डिसीजंस अपने लिया करते थे, उसी आधार पे सोचा करते थे। और यही कारण है कि जब वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की डेफिनेशन मैं दूंगी तो उस समय पे ग्रीस डोमिनेट कर रहा था। ग्रीक पॉलिटिकल थॉट आपको दिखेगा डोमिनेट करता हुआ, यानी इनकी शुरुआत जो है पॉलिटिक्स की, हिस्ट्री की, फिलॉसफी की, एक तरीके से वो यहाँ से हुई है, ग्रीस से हुई है एंशियंट टाइम्स में। फिर जब जीसस क्राइस्ट का बर्थ होता है उसके बाद थोड़े से चेंजेस आते हैं, यानी कि वहाँ पर आपको दिखेगा कि क्रिश्चियनिटी आ जाएगी और रिलीजन जो है धीरे धीरे करके डोमिनेट करने लगेगा। तो थोड़ा सा जब हम एंशियंट टाइम को समझ रहे हैं तो रिलीजन का भी एवोल्यूशन समझना साथ में इम्पॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले एंशियंट टाइम की हम बात कर रहे हैं, राइट। ये एक टाइमलाइन है और ये है आपके जीसस क्राइस्ट। सो लेट मी जस्ट मेक इट इन वन स्लाइड, आपके लिए वो इजी रहेगा। ओके, सो दिस इज फॉर एग्जाम्पल टाइमलाइन, ठीक है आपकी। और यहाँ पर आते हैं जीसस क्राइस्ट का बर्थ होता है, हम इसको मानते हैं 0 AD, ठीक है। लेट अस राइट बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। और मैंने आपको बताया कि इससे पहले का जो समय है वो है हमारा BCE, यानी कि बिफोर क्राइस्ट एरा। और इसके बाद का जो समय है दिस इज AD, राइट। और जीसस क्राइस्ट के पहले रिलीजन में क्या हो रहा था वो भी हमको समझना ज़रूरी है। एक चीज़ तो मैंने आपको समझा दी है कि रीज़न एग्जिस्ट कर रहा था यहाँ पर, यानी कि लोग अपने डिसीजंस जो हैं वो लॉजिकली लिया करते थे। तो यानी कि जीसस क्राइस्ट के पहले का जो टाइम है हम उसको एंशियंट वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट ये कह सकते हैं, राइट। और ये वही समय है जहाँ पर आपकी एंशियंट इंडियन हिस्ट्री का टाइमलाइन भी चलती है, ठीक है। अब ये वो समय है जब आपके मौर्यन किंगडम, मौर्यन एम्पायर आपको देखने को मिलेगा भारत में। हालांकि भारत का जो इतिहास है वो 5000 साल पुराना है, ठीक है। और अगर वेस्टर्न इतिहास की बात करें, वेस्टर्न थिंकिंग की बात करें या इनकी हिस्ट्री की बात करें कि कब से यहाँ डॉक्यूमेंटेशन और हर चीज़ शुरू हुई है, तो वो हमारी 2500 साल पहले शुरू हुई है। तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो कल्चर है या हमारा जो इतिहास है वो 5000 साल पुराना है, राइट। और इनका 2500 साल पुराना है जो डॉक्यूमेंट किया गया है, जिसके बारे में हमें कुछ पता है, राइट। प्री हिस्टोरिक पे हम बात नहीं करेंगे, जो चीज़ डॉक्यूमेंट नहीं है हमारे पास उसके बारे में हम ज़्यादा बोल नहीं सकते, राइट। सो 2500 साल पहले वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे थे थिंकर्स जो रीज़न और लॉजिक के बेसिस पे अपने डिसीजंस लिया करते थे। और ये थिंकर्स थे, आपके सिलेबस में है सोक्रेटिस। अब देखिए, ये आपके सिलेबस में लिखा नहीं है लेकिन हमें ये पढ़ना ज़रूर है, सुकरात, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, ठीक। क्योंकि सोक्रेटिस नहीं पढ़ेंगे तो आपको प्लेटो नहीं समझ में आएगा, और प्लेटो पढ़ना है उसके बाद पढ़ना है एरिस्टोटल। तो हमारे एंशियंट वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकिंग में ये 3 थिंकर्स हैं सिलेबस में जो हमें पढ़ने हैं। अब ये सभी जो थिंकर्स हैं ये लॉजिक के बेसिस पे अपनी कोई भी थ्योरी, कोई भी आइडिया जो है वो सब सोच समझ के लॉजिक के साथ में प्रपोज करेंगे। और इसीलिए हमें ये भी समझना ज़रूरी है कि इस समय का रिलीजन क्या चल रहा था। तो इस समय पे जो रिलीजन था उसको हम कहते हैं पॉलीथिस्टिक रिलीजन, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है पॉलीथिस्टिक। पॉलीथिस्टिक का मतलब क्या होता है कि उस समय पे ग्रीस में मल्टीपल गॉड्स एंड गॉडेसेस को पूजा जाता था।
इनफैक्ट ये जो गॉड्स एंड गॉडेसेस होते थे उनकी एक हायरार्की हुआ करती थी, जिसमें जूस सबसे ऊपर हुआ करते थे और बाकी जो गॉड्स हैं वो उनके नीचे हुआ करते थे। तो जो जूस हैं, ही वॉज द किंग ऑफ द गॉड्स। ठीक है, आई एम श्योर आपने इस तरीके की बड़ी मूवीज़ देखी होंगी, जैसे कि पर्सी जैक्सन वाली एक मूवी है, या आपने और भी बहुत सारी मूवीज़ है, प्रिंस ऑफ पर्शिया है जिसमें आई थिंक गॉड्स का जो है मेंशन भी है, तो उसमें जूस का मेंशन आपको बहुत दिखेगा इस तरीके की मूवीज़ में। तो इनके हाथ में सब कंट्रोल हुआ करता था, ज्यूस के हाथ में। ठीक है, और आप अगर नोटिस करें तो ज्यूस जो है जीसस वर्ड के काफ़ी क्लोज आता है, कि देखिए सिमिलैरिटीज़। तो आगे जाकर के जब जीसस क्राइस्ट का बर्थ होगा ना, तो वो अपने आप को यही बोलेंगे कि आई एम द सन ऑफ गॉड, लेकिन ह्यूमन सन है। ठीक है, एक तरीके से डेमी गॉड टाइप है, आप ऐसा कह सकते हैं। खैर, तो शुरुआत में जूस हुआ करते थे। अब इसकी कहानी मैं अभी आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये कहानी आगे लिंक होगी सोक्रेटिस के साथ में। कुछ ऐसा होगा सोक्रेटिस के साथ में जो रिलीजन के साथ में थोड़ा सा कनेक्टेड होगा। इसीलिए मुझे आपको ये बताना ज़रूरी है कि उस समय पे रिलीजन का क्या स्टेटस था। तो उस समय पे मल्टीपल गॉड्स एंड गॉडेसेस को माना जाता था, यानी कि आज जो आपको यूरोप में या आपको वेस्टर्न वर्ल्ड में क्रिश्चियनिटी देखने को मिलती है, वो शुरुआत में नहीं थी। शुरुआत में पॉलीथिस्टिक रिलीजन जो है वो एग्जिस्ट करता था। तो यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं, पॉलीथिस्टिक रिलीजन एग्जिस्ट करता था जिसमें मल्टीपल गॉड्स एंड गॉडेसेस, इनमें विश्वास रखा जाता था। ठीक है, अब इसीलिए लॉजिक के बेसिस पे ज़्यादातर डिसीजंस लिए जाते थे, तो रीज़न डोमिनेट करता था। ये आपको याद रखना है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पर रीज़न डोमिनेट करेगा। लेकिन फिर आगे जीसस क्राइस्ट का बर्थ होता है और यहाँ से शुरुआत होती है क्रिश्चियनिटी की। अब देखिए, जीसस क्राइस्ट का बर्थ होता है और उसके बाद इनके लाइफ में कुछ ऐसे इवेंट्स हुए, आगे जाकर के आपको पता है कि इनका क्रूसिफिकेशन भी हुआ है। क्रूसिफिकेशन मतलब उनको क्रॉस पे ऐसे डाल करके उनके हाथ जो है यहाँ पर, आपको पता है कि उस समय पे उनके साथ क्या हुआ था। तो ही वॉज क्रूसिफाइड बेसिकली। तो जीसस क्राइस्ट जब जिंदा थे उस समय की बात है कि देयर वाज वंस जब इन्होंने एक मिरेकल दिखाया था। इनको जो है एक कब्र में जो है गाड़ दिया गया था ज़मीन के अंदर, और उसके कुछ दिन बाद जो है ये रेजरेक्ट हो गए थे। ऐसा माना जाता है कि ये ज़िंदा वापस आ गए थे। तो उसके बाद लोगों ने इन पे बहुत ज़्यादा विश्वास करना शुरू कर दिया था और इनके काफ़ी फॉलोअर्स बन गए थे। अब जीसस क्राइस्ट के फॉलोअर्स की भी एक स्टोरी है आगे जाकर के। एक इनके फॉलोअर आते हैं पीटर। ठीक है, तो इनके बारे में भी हम बात करेंगे, आगे के कुछ थिंकर्स होंगे कि कनेक्शन है यहाँ पर बेसिकली। लेकिन अभी के लिए बस इतना याद रखना है, बहुत सारे लोग इनके फॉलोअर्स हो गए थे। लेकिन अल्टीमेटली क्रिश्चियनिटी एज अ रिलीजन बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कब होने लगा, ये होने लगा लेटर ऑन, जब 4th सेंचुरी के पास की बात है। यानी कि जीसस क्राइस्ट को मरे हुए काफ़ी समय हो गया था, राइट। लेकिन उसके बाद 4th सेंचुरी के आसपास एक राजा आते हैं जिनका नाम था कॉन्स्टेंटाइन। और ये राजा को एक दिन आता है सपना, और सपने में इनको जीसस दिखते हैं और इनका सिंबल दिखता है क्रॉस का। तो सपने में ये इनको बोलते हैं कि अगर तुम मेरे इस सिंबल को लेकर के कहीं पे भी कॉन्कर करने जाओगे, लड़ाई करने जाओगे, कोई वॉर करते हो, तो वो सारी वॉर जो है तुम जीत जाओगे। तो कॉन्स्टेंटाइन को ऐसा हुआ कि मतलब ही वॉज सच ए मैन कि उनको अपने जो सपना था उस पर विश्वास था। तो इन्होंने क्या करना शुरू किया, अपना जो फ्लैग था उस पर जीसस का ये सिंबल लगाया, और जहाँ जहाँ उन्होंने वॉर की वहाँ वहाँ वो जीतते गए। और धीरे धीरे करके जो है कॉन्स्टेंटाइन का जो साम्राज्य था वो बहुत बड़ा होता गया, और यहीं से रोमन एम्पायर की शुरुआत होती है। तो अब आप देखेंगे कि किस तरीके से जो हिस्ट्री है यूजुअली हम पढ़ते हैं, चाहे वो वर्ल्ड हिस्ट्री हो, वो कैसे कनेक्टेड है इस पॉलिटिकल थॉट के साथ में, या उस समय पॉलिटिक्स में क्या हो रहा था, रिलीजन में क्या हो रहा था, सब आपस में कनेक्टेड है। और इसीलिए पॉलिटिकल साइंस को मदर ऑफ
ऑल अदर डिसिप्लिन्स भी कहा जाता है। यूजुअली पॉलिटिकल साइंटिस्ट ये मानते हैं क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में सोसाइटी, फिलॉसफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स हर एक फैक्टर से जो है ये जुड़ा हुआ है। खैर, तो शुरुआत जो है इसकी इस तरीके से होती है। और ये जो आपको थिंकर्स दिखेंगे ना शुरुआत के, तो ये फिलोसोफर्स हुआ करते हैं। अब फिलोसोफर्स एक ऐसा आदमी होता है जिसके पास बहुत ज्ञान होता है, बहुत नॉलेजेबल होता है। तो सोक्रेटिस, प्लेटो, एरिस्टोटल को फिलोसोफर्स भी हम कहते हैं, और इसलिए कहा जाता है कि पॉलिटिकल साइंस एज अ डिसिप्लिन उसकी शुरुआत हुई है फिलॉसफी से। ठीक है, यानी दर्शन शास्त्र से निकल करके आगे फिर ये पॉलिटिक्स की तरफ बढ़ता चला गया। ठीक है, फिर पॉलिटिकल फिलॉसफी आई, फिर धीरे धीरे पॉलिटिकल साइंस आई। तो इसीलिए यहाँ आपको दिखेगी फिलॉसफी, फिर धीरे धीरे जब प्लेटो आएंगे तो पॉलिटिकल फिलॉसफी दिखेगी, और फाइनली जब एरिस्टोटल आएंगे तो आपको पॉलिटिकल साइंस दिखेगी। अब इनमें क्या डिफरेंस होता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फिलॉसफी, पॉलिटिकल साइंस एंड पॉलिटिकल थ्योरी, इस बारे में हम बात करेंगे अगले लेक्चर में। फ़िलहाल के लिए हम सिर्फ ओरिजिन और एवोल्यूशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा, ओरिजिन कहाँ से हुआ है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का, ये लिख लेते हैं यहाँ पे ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। ओरिजिन हुआ है ग्रीस से। ठीक है, यूरोप, यहाँ से ओरिजिन हुआ है। और सोक्रेटिस, प्लेटो जैसे, एरिस्टोटल जैसे थिंकर्स थे, और धीरे धीरे हम समझ रहे हैं कि रिलीजन भी किस तरीके से इवॉल्व हो रहा है। तो जब इनको सपना आता है, ये अपना एम्पायर पूरा बना लेते हैं, उसके बाद कॉन्स्टेंटाइन बड़े खुश हो जाते हैं। और उस समय पे क्रिश्चियनिटी के फॉलोअर्स थे, लेकिन फाइनली इनको एक ऑफिशियल सैंक्शन मिलता है इस राजा से, और क्रिश्चियनिटी जो है बहुत धीरे धीरे करके एक्सपैंड होने लग जाती है। और फिर आप देखेंगे कि अगले 1000 सालों में पूरे यूरोप में जो है वो क्रिश्चियनिटी एक्सपैंड हो जाएगी। तो अगले 1000 साल में आप देखते हैं, लेट मी शो यू कि क्रिश्चियनिटी किस तरीके से स्प्रेड हुई है। तो आपको 4th सेंचुरी में जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, उसके बाद आइबेरियन पेनिनसुला, स्पेन, पोर्चुगल, आयरलैंड, फ्रांस में 5th सेंचुरी में पहुंच जाएगी। ब्रिटेन में 6th सेंचुरी के आसपास क्रिश्चियनिटी आएगी। फिर उसके बाद नीदरलैंड है, देन बाल्कन्स रीजन में सर्बिया, क्रोएशिया यहाँ पर दिखेगी, चेक रिपब्लिक में। देन 10th सेंचुरी के आसपास रशिया, यूक्रेन, बेलारूस में दिखेगी, पोलैंड, हंगरी, और फिर डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन में 12वीं सेंचुरी में, एंड बाल्टिक्स, लिथुआनिया एंड लातविया, ये आपको 14th सेंचुरी के आसपास। तो लगभग 4th से लेकर के 14th सेंचुरी तक 1000 सालों में क्रिश्चियनिटी पूरे यूरोप में जो है वो डोमिनेट करने लगेगी, रिलीजन जो है डोमिनेट करने लगेगा। यानी कि अब अगर हम बात करें तो मिडीवियल थिंकिंग की बात हो रही है, रिलीजन डोमिनेट कर रहा है। सारे जो डिसीजंस होंगे वो ये जो चर्च के फादर्स होंगे ये डिसीजंस लेंगे, यानी कि इनका डोमिनेशन होगा। और ये जब अपना डिसीजन लेते हैं ये रिलीजन के बेसिस पे लेंगे, और इसीलिए आप देखेंगे कि यहाँ पर रीज़न नहीं होगा, देयर विल बी नो लॉजिक। इनका सारा डिसीजन रिलीजन को लेकर के फोकस्ड रहेगा। और इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कि किस तरीके से लॉजिक यहाँ फॉलो नहीं किया जाता था। स्पेशली हम टूवर्ड्स द लेटर पार्ट ऑफ मिडीवियल थिंकिंग की अगर हम बात करें, तो ये जो चर्च के फादर्स हुआ करते थे, पादरी हुआ करते थे, ये क्या करते थे, इनका ये मानना था कि ये दुनिया जो है ये दिया करते थे जियोसेंट्रिक थ्योरी। ठीक है, जियोसेंट्रिक का मतलब होता है कि इस दुनिया के सेंटर में पूरे यूनिवर्स जो है, मतलब उसका सेंटर है धरती की, धरती बीच में है, और बाकी सारी चीज़ें चाहे वो अर्थ हो, मून हो, कोई भी प्लैनेट हो, वो सब चीज़ें, या सन हो, वो सब, सन हो गया, ये अर्थ के चारों तरफ घूम रहे हैं। ठीक है, यानी कि धरती जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, और भगवान ने इस तरीके से ये दुनिया बनाई है। और कोई भी अगर इनको क्वेश्चन करता था तो उसको ये फांसी लगा देते थे, या उसको पनिशमेंट सुना देते थे, उसको एग्जीक्यूट कर दिया जाता था। तो इस तरीके का हाल था। तो धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि 4th सेंचुरी में तो सब अच्छा था, लेकिन धीरे धीरे करके 13th 14th सेंचुरी तक आते आते, क्योंकि ये जो फादर्स हैं इनकी
जो क्लर्गी थी या आप कह सकते हैं चर्च के जो जितने भी लोग थे ना, इनका डोमिनेशन इतना बढ़ जाता है कि ये भी करप्ट हो जाते हैं। कोई भी एक ऐसा फंक्शन जो बहुत, या आप कह सकते हो कोई भी एक ऐसा सिस्टम जो बहुत लंबे समय तक चलता रहता है, उसमें कुछ ना कुछ कमियां तो दिखने लग जाती हैं, राइट। कुछ ना कुछ करप्शन आएगा ही आएगा। और इसीलिए आपको दिखेगा यहाँ पर कि बाय 14th सेंचुरी जो है लोग बहुत तंग आ चुके थे इन सब चीज़ों से, और वहाँ पर फिर रिफॉर्मेशन की बात होती है। यानी कि उस समय बात की जाती है कि ये जो क्रिश्चियनिटी है, इसको, इस प्रैक्टिस को रिफॉर्म किया जाना चाहिए, इसमें कुछ चेंजेस लाए जाने चाहिए, जो गलत चीज़ें हैं, जो गलत बातें हैं, वो हटा करके अच्छी चीज़ें हमें फॉलो करनी है, राइट। और इसीलिए जब ये रिफॉर्मेशन आता है यूरोप में, तो उस समय पे आप देखेंगे रेनेसांस की बातें होती है। रेनेसांस मतलब कि रीज़न वापस आएगा, और जैसे ही रीज़न वापस आएगा वैसे ही लॉजिक वापस आएगा, तो थिंकिंग शुरू हो जाएगी। तो जहाँ रीज़न है वहाँ थिंकिंग है, जहाँ थिंकिंग है वहाँ थिंकर्स हैं। तो इसीलिए आपको वापस से थिंकर्स दिखेंगे। तो सबसे पहले 14th सेंचुरी के आसपास आपको दिखेंगे, 14th-15th सेंचुरी में मैकियावेली, फिर आते हैं हॉब्स, फिर जॉन लॉक, रूसो, जॉन स्टुअर्ट मिल, कार्ल मार्क्स, ये सभी थिंकर्स आपको दिखेंगे। और भी हैं हमारे सिलेबस में, बट अल्टीमेटली इस तरीके से चीज़ें इवॉल्व होती हैं। और फिर फाइनली आप देखेंगे कि वर्ल्ड वॉर 1 होती है, वर्ल्ड वॉर 2 होती है, और उसके बाद जो है यूएसए डोमिनेट करने लगता है। तो इसीलिए अगर आप देखें कि किस तरीके से इवॉल्व हुआ है, तो उसका आप ऐसे बोल सकते हो कि शुरुआत में जब वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की बात की जाती है, वेस्टर्न वर्ल्ड की बात की जाती है, तो एंशियंट टाइम में ग्रीस डोमिनेट कर रहा था। फिर जब मेडिवियल पीरियड आता है, रिलीजन डोमिनेट करने लग जाता है, तो यहाँ पर रोमन एम्पायर आपको डोमिनेट करता हुआ दिखेगा। फिर आपको दिखेगा मॉडर्न टाइम्स आते हैं, और मॉडर्न टाइम में शुरुआत में नीदरलैंड, फिर आगे जाकर के ब्रिटेन आपको पता है कि कॉलोनाइज करेगा पूरे वर्ल्ड को। फिर वर्ल्ड वॉर 1 होगी, वर्ल्ड वॉर 2 होगी। इस बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे, हमारे पेपर 2 सेक्शन ए में ये सब चीज़ें आती हैं, लेकिन आपको हिस्ट्री का इतना तो पता ही होना चाहिए। तो वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद फिर फाइनली ब्रिटेन की जो डोमिनेंस थी वो चली जाएगी, और अब यूएसए डोमिनेट करेगा। तो आज के समय पे इसीलिए जब भी वेस्टर्न कंट्री की बात की जाती है तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में यूएसए आ जाता है। वैसे ही जब भी एंशियंट टाइम्स में वेस्टर्न वर्ल्ड की बात की जाए, ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में ग्रीस आना चाहिए। और मिडीवियल टाइम की बात की जाए तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में रोमन एम्पायर आ जाना चाहिए, राइट। तो इतनी सी बात है। उसके बाद अभी जो रिसेंटली क्या हो रहा है, ज़्यादातर आपको अमेरिकन थिंकर्स आजकल बड़े डोमिनेट करते हुए दिखेंगे। उसका कारण यही है कि अमेरिका का सिस्टम चल रहा है भाई, ठीक है। यूएसए डोमिनेट कर रहा है। एक टाइम पे यूएसए सुपर पावर था, आज के समय पे मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात हो रही है, ठीक है। तो अब तो काफ़ी सारी कंट्रीज जो हैं इंडिपेंडेंट हैं, जिसमें इंडिया भी आता है। तो आपको इंडियन थिंकर्स भी आज के समय पे तो खैर दिखेंगे, बट दिस इज़ हाउ इट हैपेंड, ठीक है। इस तरीके से जो है थिंकिंग आपको पढ़नी चाहिए, थिंकर्स आपको पढ़ने चाहिए। उसका ओरिजिन आपको समझ में आ चुका है, उसका बैकग्राउंड आपको समझ में आ चुका है, ठीक है। बाकी दिस इज़ इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो गाइस। आने वाले लेक्चर में हम आगे समझेंगे कि पॉलिटिकल फ़िलॉसफी में क्या डिफरेंस होता है, हम समझेंगे पॉलिटिकल थ्योरी में क्या डिफरेंस होता है और पॉलिटिकल साइंस में क्या डिफरेंस होता है। लेकिन ये सब पढ़ाने से पहले मैं थिंकर्स शुरू कराऊंगी, और बीच में एक लेक्चर में इंट्रोड्यूस करूंगी आपके लिए, जहाँ पर इन तीनों की बात की जाएगी। फ़िलहाल के लिए आपको बस इतना याद रखना है, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। थैंक यू वेरी मच, एंड मेक श्योर आप मेरे यूट्यूब को सब्सक्राइब करें और आपको नोटिफिकेशंस टाइमली मिलती रहेंगी। मेरा प्लान यही है कि हर दिन 1 से 2 लेक्चर्स आपके लिए आते रहें। वीकेंड पे अगर छुट्टी होगी तो आई विल नोटिफाई यू कि आज लेक्चर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बट मेरा प्लान है कि पूरा आपका कोर्स यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो। एंड साथ ही साथ आने वाले समय में जैसे जैसे टाइम मिलता रहेगा, विल कीप ऑन वर्किंग ऑन क्वेश्चंस ऑल्सो, टेस्ट सीरीज़ पे भी काम करेंगे, और करंट अफेयर्स के जो डेली अपडेट्स होते हैं आपके, या वीकली या मंथली अपडेट्स होते हैं, उस पर भी काम करेंगे। दिस इज़ इट। थैंक यू वेरी मच, एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू अगेन।